फेडरल देश पे हमारे दर्शकों का स्वागत है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रवेश वर्मा के उस वक्तव्य की जो उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान दिया और उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को याद किया। साथ ही साथ ये भी याद किया कि किस तरीके से उनके कार्यकाल में जो वादे किए गए और जो दावे किए गए वो कितने जमीन पर सच साबित हुए। और अब प्रवेश वर्मा खुद जो है दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास है जो काफी महत्वपूर्ण है। दिल्ली की सड़कें लगभग उसी विभाग के अंदर आती हैं और उन्हीं सड़कों की चर्चा करते हुए प्रवेश वर्मा ने ये वक्तव्य दिया। पहले सुनते हैं प्रवेश वर्मा ने क्या कहा। कुर्सी पर एक इंसान इस सदन में खड़ा होकर वो अपने आप को खुदा मानने का ऐसा दावा करता था और यहाँ पर कश्मीरी ऐसा करते थे कश्मीर हिंदुओं की हत्या के ऊपर। और वो कहता था कि कौन है एलजी, क्या है एलजी, कहां से आया एलजी। आज वो हमको संविधान की बातें बता रहे हैं। मैं इसके ऊपर में दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। ये दिल्ली इतिहास की वो बिसात है, हिल गया जहां मुगलों का तख्त और मिट गई अंग्रेजों की हुकूमत, वहां उनके कौड़ियों के गुमान की क्या औकात है। मोदी जी के नेतृत्व में ये दिल्ली फिर चमकेगी, अब बस कुछ समय की बात है। और सारी भाजपा की गारंटियां पूरी होंगी। भाजपा द्वारा की गई हमारी मैनिफेस्टो में लिखी हुई एक एक गारंटी पूरी होंगी, क्योंकि ये भाजपा की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी ही है गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैं इसी बात के साथ में मैं ये रेनॉल्ड का पेन आपको देता हूं, आप जो है उन तक पहुंचा दीजिएगा। और मैं एलजी साहब का बहुत बहुत हमारे सभी साथियों की तरफ से दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो आपने ये सुना कि जो वक्तव्य विधानसभा सत्र के दौरान प्रवेश वर्मा ने दिया और उसके बाद उन्होंने रेनॉल्ड्स का एक पेन भी दिखाया। वो क्यों दिखाया, अब इस पे भी थोड़ी चर्चा हो जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं ललित राय, उनसे बात करते हैं। ललित, आप ये बताएं कि वक्तव्य जितना हम लोगों ने सुना उसमें शेरो शायरी भी सुनी, मुगलों का जमाना भी याद आया और फिर दिल्ली का तख्त भी याद आया जिसके लिए जो है संग्राम होते रहे। और अब प्रवेश वर्मा ने वो रेनॉल्ड्स का पेन दिखाया और ये कहा कि उनको दे दिया जाए। तो इस बारे में आप आगे क्या बताएंगे? देखिए, प्रवेश वर्मा जो है शुरू से ही सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी में सबसे ज्यादा आक्रामक अंदाज में अरविंद केजरीवाल पे निशाना साधा करते थे। वो अब सरकार में है, डिप्टी सीएम है और सरकार में आने के पहले भी आपको याद होगा वो सांसद थे, तब भी काफी निशाना साधते थे। उसके बाद जब क्या है कि सांसद नहीं रहे तो भी निशाना साधते थे। वो रेनाल्ड की पेन का एक सिंबॉलिक महत्व है कि भाई देखिए यही पेन है। पिछले 10 साल तक जो है आपको दिल्ली की जनता ने शासन सत्ता का आपके हाथ में दिया और उसके बाद आपसे उम्मीद थी जो है कि बहुत कुछ आप परिवर्तन करेंगे और उम्मीद इसलिए भी थी कि दिल्ली की जनता को आपने उम्मीद दी थी कि 2013 के पहले तक जो भी कुछ रहा दिल्ली में कुछ हुआ ही नहीं, सिवाय करप्शन के, सिवाय जो है केवल एसी कमरों में बैठ करके नीतियां बनती थी और वो कहीं जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं होता था। तो रेनाल्ड का पेन देने के पीछे वो एक सिंबॉलिक तौर पे ये कह रहे थे कि जब आपके हाथ में ये पेन थी तो उस पेन का तो कभी आपने इस्तेमाल किया नहीं और उस पेन का अगर इस्तेमाल हुआ तो इस्तेमाल किस लिए किया? केवल दिल्ली के अहित के लिए किया। अच्छा, ये वो और सीधी बताएं सी ललित कि आप ये भी बताएं जब से चुनाव परिणाम आए हैं अरविंद केजरीवाल कुछ गायब से भी हो गए हैं, जबकि वो खुद को दिल्ली का बेटा बताते थे। और अब आप मानिए 20 दिन हो गए हैं लगभग, उनका कुछ अता पता नहीं है, वो दिल्ली में है भी या नहीं है ये भी किसी को नहीं पता है। क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने खुद ही अपना एक वीडियो जो है अपलोड करा था सोशल मीडिया पे और उसके बाद से उनका अता पता नहीं है, जिसको लेकर हर कोई ये इस बात की जिज्ञासा में है कि आखिर अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं जो खुद को दिल्ली का बेटा बता रहे थे
और चुनाव परिणाम के बाद भी उन्होंने ये कहा था कि वो जमीनी स्तर पर सक्रिय रहेंगे और काम करेंगे, फिर से एक बार जनता के बीच जाएंगे। तो अब वो जनता के बीच भी नहीं पहुंच रहे और मीडिया के सामने तो आ ही नहीं रहे हैं। अभिषेक, यही तो दोहरा चरित्र है। इसी दोहरे चरित्र को जब प्रवेश वर्मा दिल्ली विधानसभा के अंदर अपनी बात रख रहे थे और उसके बाद वो शेरो शायरी के जरिए जब वो अपनी बात को रख रहे थे, तो वो संदेशा ही दे रहे थे कि आखिरकार जो है अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति हैं, वही शख्स हैं जो 2013 के पहले तक जंतर मंतर से लेकर के रामलीला मैदान तक जो है वो लाखों लाखों की भीड़ में तमाम तरह के वादे दावे सब कुछ किया करते थे, और सरकार में जब आए उसके बाद भी तमाम तरह की बातें किया करते थे कि हर चीज के लिए कि अगर दिल्ली में ये चीज नहीं हो रही है तो उसके लिए ब्लेम गेम वाली राजनीति, जिसमें वो दिल्ली के एलजी का भी जिक्र कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे है कि ब्लेम गेम की राजनीति के माहिर ये खिलाड़ी रहे हैं। और ये एक बात ये कहा करते थे कि ठीक है, दिल्ली के सुख दुख में हर समय हम जो है लोगों के बीच में रहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने एक जनमत दिया और 22 सीट केवल उनकी झोली में डाला, उसका दुख शायद इतना ज्यादा है कि उस चीज को, एक तो हो सकता है कि वो दुख मना रहे हो आज तक, अभी तक उस गम से बाहर ना निकल पाए हों। और दूसरी चीज ये है कि स्वाभाविक सी बात है कि जब आपके विधायकों को दिल्ली विधानसभा से निलंबित कर दिया गया, आप संयोजक भी हैं, तो निश्चित तौर पे है कि पार्टी के मोराल को बनाए रखने के लिए विधायक बाद में है, पहले तो आपकी पार्टी का वो सदस्य है। और आपकी पार्टी के सदस्यों के साथ अगर इस तरह का निर्मम व्यवहार होता है, जिसका जिक्र दिल्ली विधानसभा के बाहर ये लोग कर रहे थे, आतिशी भी उसको मैनेज कर रही थी, प्रोटेस्ट में तमाम तरह के नारे लग रहे थे, वो खासतौर से स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को निशाना भी साध रहे थे। तो स्वाभाविक है कि एक पार्टी होने के नाते पार्टी का अध्यक्ष है, पार्टी का संयोजक अगर उनके बीच में नहीं जाता है तो तरह तरह के सवाल तो पैदा होता ही होता है। और केवल सियासी तौर पे केवल उनके ऊपर निशाना नहीं साधा जाएगा, बल्कि दिल्ली की जनता भी सोच रही होगी कि आखिरकार वो केजरीवाल जो कनेक्शन काट दिया करते थे, जो प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ अपनी बात उठाया करते थे, वो केजरीवाल आखिरकार कहाँ गायब है। तो ये हो सकता है कि उनको जो सदमा लगा हुआ है, शायद इस बात का आभास नहीं रहा होगा कि दिल्ली की जनता उनको तीसरी बार मौका नहीं देगी। लेकिन ये तो हकीकत है कि दिल्ली की जनता ने तीसरी बार उनको मौका नहीं दिया, और उनके सारे 10 साल का जो कामकाज है उसका लेखा जोखा अगर आप देखें और अगर उस सीटों के हिसाब से देखें, तो दिल्ली की जनता ने उनकी पॉलिसी को अच्छा, नकारा। ये और बताएं कि ये पूरा वक्तव्य तो हमने खैर अपने दर्शकों को नहीं दिखाया है, लेकिन इसमें प्रवेश वर्मा ये भी जिक्र करते हैं कि जिस दिन वोट कास्ट हो रहा था, यानी कि मतदान वाले दिन, अरविंद केजरीवाल जब खुद वोट डालने जा रहे थे तो वो अपने परिवार के साथ निकले थे, मीडिया से घिरे हुए, और व्हील चेयर पे उन्होंने अपने माता और पिताजी को भी बिठाया हुआ था। तो इस पे उन्होंने सवाल ये उठाया प्रवेश वर्मा ने कि भाई उनके पिताजी तो चल लेते हैं, लेकिन उन्होंने उस दिन एक फोटो बनवाने के लिए, या ये कह लीजिए कि लोगों के बीच में ये दिखाने के लिए कि देखिए वो अपने माता पिता की किस तरीके से सेवा कर रहे हैं, और उनको जानबूझकर जो है व्हील चेयर पे बिठाकर मतदान केंद्र तक लेके गए, सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में अपनी छवि को उभारने के लिए, या छवि को ये दिखाने के लिए कि वो अपने मतलब मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बावजूद भी वो अपने माता पिता की सेवा किस तरीके से करते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए अभिषेक, कितनी अच्छी सी बात है कि आज के 20 से 25 साल पहले, मतलब 25 साल पहले अगर आप जाएं तो नेता बहुत सारी बातें बोल दिया करते इसमें मैं थे। एक बात और ऐड करूंगा कि ये सवाल शायद प्रवेश वर्मा ने इसलिए भी उठाया कि आपको याद होगा 2019 के जब लोकसभा चुनाव थे, तो प्रधानमंत्री मोदी की जो माता जी शायद उस समय तक जीवित थी, और वो जो है मतदान केंद्र में लाइन में लगी थी, और उसको लेकर उसके बाद जो है इन्होंने सवाल उठाया था अरविंद केजरीवाल ने, और ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने अपनी बुजुर्ग माता जी को जो है परेशान करवाया, लाइन में लगवाया, सिर्फ इसलिए कि वो जो है मीडिया के सामने इस चीज को दिखा सके और जनता के से जो है मतलब एक सहानुभूति बटो सके। तो शायद मुझे लगता है कि इसी वजह से प्रवेश वर्मा ने भी ये चीज जो है अपने वक्तव्य में बोली है। आपको क्या लगता है? हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि आज से मतलब 20 से 25 साल पहले की बात अगर आप देखें, नेता भाषण दिया करते थे, लोगों के पास रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं होती थी, लोगों के हाथ में उतने मोबाइल नहीं होते थे, मोबाइल अगर होता भी था तो नेट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं होती थी, या नेट बहुत महंगा होता था। लेकिन आज तो स्थिति ये हो गई है कि अगर छोटा सा आप 100 की गैदरिंग करिए, 500 की गैदरिंग करिए, या लाख की भी करिए, तो उतने हाथों में मोबाइल है। और अब क्या है कि एक चलन भी चल गया कि सारे लोग उसको रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। तो निश्चित तौर पे अब क्या है कि जब नेता कोई बात अब बोल रहा है तो उसकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, वो विजुअल समेत, ऑडियो भी और प्लस विजुअल भी।
और उसके बाद 2 से 3 साल के बाद, जैसे सामान्य तौर पे नेताओं को ये लगा करता है कि पब्लिक की मेमोरी शॉर्ट है, लेकिन ये कि इंटरनेट की दुनिया ने, मोबाइल की दुनिया ने पब्लिक की मेमोरी को शॉर्ट नहीं रखा है। अब वो क्या है कि कहीं न कहीं पूरे दुनिया के हर कोने में, देश के हर कोने में तैरती रहती है, गूँजती रहती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब प्रवेश वर्मा उसके दिन, वोटिंग के दिन जो है अपने माता-पिता को व्हील चेयर पर लेके आए, और उसके बाद तो फिर क्यों नहीं, केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल जो है, तो फिर उसके बाद वो चीज़, वो दृश्य, प्रवेश वर्मा अगर इस बात को कहते हैं तो उसमें कोई मतलब अलग बात नहीं है। वो ठीक है कि भाई 2019 में यही अरविंद केजरीवाल वो कहते थे कि भाई देखिए क्या बना दिया है प्रधानमंत्री ने, तो अब वोट हासिल करने के लिए अपने माताजी को लाइन में खड़ा कर दिया। ठीक है। और नोटबंदी के भी टाइम की बात आप देखिए, जो है कि नोटबंदी में भी था जो है कि वो नोट का कन्वर्जन जब हो रहा था तो लाइन में लगा दिया। 2019 में इलेक्शन जीतने के लिए भी लाइन में लगा दिया। तो निश्चित तौर पे ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा जाएगा। और सीधी सी बात है कि अगर एक आपका जो संयोजक है, जो पूर्व सीएम रहा है, उसके खिलाफ जो उम्मीदवार है, तो वो तो मौका एकदम ही नहीं छोड़ेगा। वो उन सारी चीजों को जनता के सामने लाएगा और उनके दोहरेपन को दिखाएगा कि भाई देखिए यही शख्स है, यही शख्स आपकी फिर नुमाइंदगी करने की बात कर रहा है, और इसकी बातों में, व्यवहार में कितना परिवर्तन, कितना दोहरापन है। और निश्चित तौर पे कि इस दोहरे चरित्र के व्यक्ति से आपको मुक्ति लेनी होगी, और वो तभी संभव है कि जब ज्यादा से ज्यादा वोट जो है आप इसके खिलाफ करें। तो स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल अगर आज जो भी कहेंगे, अरविंद केजरीवाल आज जो भी कहेंगे, व्यवस्था के खिलाफ कहेंगे, तो सवाल है कि ये व्यवस्था में तो रह चुके हैं। और जब व्यवस्था की ही बात वो करेंगे कि भाई हम रहते तो ये कर देते, हम रहते तो वो कर देते, तो पब्लिक तो ये सवाल पूछेगी, और उनका अपोनेंट है वो तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा कि भाई आप तो ऐसी पार्टी है कि जिसको विपक्ष में रहने का कोई अनुभव था ही नहीं। आप जन आंदोलन से निकले, सरकार में पहुंच गए, 49 दिन की सरकार चलाई, फिर उसके बाद 10 साल तक सरकार चलाई। तो आपको कहने के लिए यही है कि हमको करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब आपको करने का मौका मिला तो आपकी लड़ाई एलजी से हो गई, आपकी लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट से हो गई, आपकी लड़ाई पीएम और होम मिनिस्टर या से हो ये गई। कहें कि लड़ाई हुई नहीं, आपने लड़ाई जानबूझ के वो की। आपने जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया कि टकराव की स्थिति पैदा हो और एक बहाना आप जनता के सामने बना सके कि हमें काम नहीं, करने नहीं दिया अभिषेक, जा रहा है। अभिषेक इसमें एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि आप ये देखिए कि 2013 में जब 49 दिन की वो सरकार बनाते हैं और 2014 में आम चुनाव होने जा रहा है, वहां उन्होंने एक राइडर लगा ही दिया था जो है कि अगर भाई आप कांग्रेस के खिलाफ बात कर रहे हैं और कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे हैं, और एक राइडर भी जोड़ा कि अगर ये लोग ठीक से काम नहीं करेंगे, करने नहीं देंगे, तो फिर हम हट जाएंगे सरकार से। और वो हट भी गए। तो पब्लिक के अंदर ये मैसेज दिया कि देखिए जी हम ही एकदम सही है। एक मतलब ये था कि व्यवस्था, दिल्ली को कौन डील करेगा, किसी के पास वो क्षमता नहीं थी, और उसके बाद हमारे पास पावर इक्वेशन कुछ बन रहा था तो हम सरकार में आ गए। लेकिन सवाल ये कि फिर बाद में इनका नेशनल एम्बिशन भी तो प्ले किया। अब देखिए नेशनल एम्बिशन ने इस तरीके से प्ले किया जो है कि आम चुनाव 2014 में वो वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो चुनाव जा करके लड़ने के लिए अच्छा, चले गए। एक बार मैं फिर आपको जो है रेनॉल्ड्स के पेन पे लेके जाता हूँ ललित। असल में जो कहने का रेनॉल्ड्स का पेन की जो बात प्रवेश वर्मा ने की, और उन्होंने ये भी कहा कि ये शायद उनका उनका यानी कि केजरीवाल जी का छूट गया है, उनको वापस लौटा देना। और उस समय में उन्होंने ये तुलना भी की कि अरविंद केजरीवाल ये जो 5 रुपए वाला पेन है अपनी जेब में लगा के घूमते थे, लेकिन वो 50 करोड़ के जो बंगले में रहते थे, जो शीश महल, उसका उन्होंने बोला। और ये भी कहा कि भाई शीश महल में वो रह रहे हैं, आप जाके देखिए तो वो दुबई जैसे किसी शेख का बंगला हो या महल हो, वो उससे उन्होंने उसकी तुलना की। तो आप ये एकदम रेनॉल्ड्स पेन के बारे में क्या एकदम कहेंगे? एकदम ये बात सही है कि अगर देखें पूरे अरविंद केजरीवाल के पूरा गेटअप को देखें, तो उसके बाद वही ढीला ढाला पैंट, हाफ शर्ट ढीली ढाली, और उसके बाद जो है पैर में स्लीपर, उसकी कीमत हो सकता है कि 200 400 500 हजार भी हो सकती है, और 5 रुपए का पेन। ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि वो अपने भाव, मतलब वेशभूषा से भी ये संदेश देना चाह रहे थे कि देखिए जी मैं तो एकदम सामान्य आदमी हूँ। और रेनॉल्ड की पेन का मतलब लेके चलने के पीछे था कि रेनॉल्ड की पेन कभी, मतलब मुझे याद आता है कि वो 93 94 95 के आसपास रेनॉल्ड का एक जमाना था। और बाद में समय के साथ जो धीरे धीरे रेनॉल्ड का पेन जो है वो आउट ऑफ डेट हुआ, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में, जहन में वो रेनॉल्ड की पेन आज भी बसती है। तो कहने का अर्थ है कि वो खुद लिंक कर रहे थे, पब्लिक से कनेक्ट हो रहे थे कि भाई देखिए जो है मैं एक ऐसा शख्स हूं कि जो आप लोगों के बीच से ही आया हूं, उससे कुछ अलग नहीं है। तो हम आपकी बात करने के लिए आए हैं। तो निश्चित तौर पे जब प्रवेश वर्मा इस बात को कह रहे थे, तो वो सिंबॉलिकली इस बात को बता रहे थे कि एक व्यक्ति
जो कि रेनॉल्ड का पेन लेकर के, भाई पेन में तो बड़ी ताकत होती है, चाहे तो आप बहुत सारी बेहतर काम करें, चाहे तो आप सारी चीजें खराब कर दें। तो निश्चित तौर पे वो यही कह रहे थे कि ये रेनॉल्ड की पेन ने क्या किया कि शीश महल बनवा दिया। इस रेनॉल्ड की पेन ने क्या किया कि वो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को इस तरीके से चेंज किया कि दिल्ली को 2000 करोड़ रुपए का चूना लग गया। तो कहने का अर्थ है कि ये पेन जो है, ये 5 रुपए की पेन ने क्या किया कि आम जनता के लिए तो कुछ विशेष नहीं किया, कुछ खास नहीं किया, आम जनता के हितों का बलि चढ़ा दिया, उस पर कुठाराघात किया, उस मतलब सफरिंग्स जो थी वो कम नहीं हुई बल्कि सफरिंग्स बढ़ी। और इसी रेनॉल्ड पेन के जरिए उन्होंने क्या है कि फ्री बीज का एक बहुत लंबा चौड़ा जो है पे साइन करते गए, और साइन क्या करते गए, वो साइन करवाते थे वो अच्छा, तो आपने ऐसे। ये भी बात करी कि अरविंद केजरीवाल को जब उनके विधायक धरने पे बैठे तो आना चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वो जो धरना प्रदर्शन करा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार वही प्रयास था कि जनता का ध्यान को भटका सके, क्योंकि उस समय पे सीएजी की रिपोर्ट जो है वो पेश हो रही थी। विधानसभा में उस सीएजी रिपोर्ट पे जो है चर्चा हो रही थी और वो ज़ाहिर तौर पे सीएजी रिपोर्ट में सिर्फ़ और सिर्फ़ आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान जो कार्यकाल रहा, उसमें जो खामियाँ थीं, उन्हीं के पे चर्चा होनी थी। तो ये स्टंट नहीं आपको लगता कि आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक थे, उन्होंने ये स्टंट करा? पहले बाबा साहब से जो है विरोध शुरू करा उन्होंने और उसके बाद इस तरीके से विरोध वो करते गए कि जो एलजी का संबोधन होना था, उसको भी उन्होंने ढंग से नहीं होने दिया और उसके बाद जो है फिर वो विरोध प्रदर्शन ऐसा बढ़ा कि जब उनको निलंबित कर दिया, तो उसके बाद वो फिर बाहर धरने पे बैठ गए, जिससे कि मीडिया का एक वर्ग या मीडिया कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो और सीएजी रिपोर्ट के अलावा उन पर फोकस कर ले। ये प्रयास आपको नहीं लगा? एकदम सही बात है कि आप ये देखिए कि जो दल, जो राजनीतिक दल या जो व्यक्ति, जो शख्सियत, जो और जिस दल के सारे कार्यकर्ता और नेता अपने आप को एनार्किस्ट मानते हों, उनको ऐसा लगता हो कि भाई यही एक तरीका है जिसके जरिए हम सुधार कर सकते हैं, तो अब तो वो विपक्ष में है। विपक्ष कहता है कि भाई हमारा मेरा काम क्या है? विपक्ष कहता है ना कि भाई मेरा काम तो यही है कि सरकार की जो खामियां हैं, कमियां हैं, उनको हम गिनाएं, उसको जनता को बताएं। तरीका जो है अलग-अलग हो सकता है, वो प्रोटेस्ट हो सकता है सड़क पर, वो सदन के अंदर प्रोटेस्ट हो सकता है। लेकिन ये है कि वो ये बात सही थी कि आप देखिए कि जब उन्होंने मुद्दा ही अंबेडकर और भगत सिंह का उठाया कि भाई उन्होंने वहां से उनके पिक्चर को हटा दिया। लेकिन अगर आप वो देखें तो बीजेपी के जरिए जो है, और चूंकि ये खुली दुनिया है, विधानसभा का सेशन है, सीएम जिस अपने चैम्बर से अपनी बातों को रखती हैं, वहां पे कैमरा भी लगे होते हैं और तमाम तरह की तस्वीरें आती हैं, तो उसमें आप कोई भी खुली आंखों से देख सकता है कि उसमें कहीं भी अंबेडकर या भगत सिंह की जो तस्वीर थी उसको हटाई नहीं गई थी। उसके प्लेसमेंट में फर्क हो सकता है कि वो प्लेसिंग उसकी उसका अलग जगह उसका पे है। ज़िक्र तो खुद अरविंदर सिंह लवली ने भी करा था कि एक हाँ, प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत जिस तस्वीर को जहाँ होना चाहिए, वो वहां प्रोटोकॉल लगाई जो है गई। उसके अकॉर्डिंग उसको लागू दोबारा से किया गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने और जो उनके तमाम मंत्री या विधायक थे, उन सब ने प्रोटोकॉल की अवहेलना की और अपने अनुसार पब्लिक को रिझाने के लिए जिस फ़ोटो का जहाँ इस्तेमाल करना था, उन्होंने वहाँ करा। ये भी बात करी कि जब आपको धरना प्रदर्शन देना होता था या आपकी गिरफ्तारी होती थी, तो आपको महात्मा गांधी याद आते थे, लेकिन वो तस्वीर जो है आप अपनी कुर्सी के पीछे से गायब कर चुके थे। तो ये सारी बातें भी हुई थी और सही आप बात है। ताज्जुब ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल को मीडिया से सुर्खियाँ बटोरना आता है और वो इस काम में माहिर भी रहे हैं, लेकिन जब से चुनाव परिणाम आए हैं, वो गायब हो चुके हैं। आज हम चर्चा भी इसी विषय पे कर रहे हैं कि आखिर क्या ऐसा कारण है? क्या वो वजह है जो शख्स हमेशा मीडिया को इशारों पे नचाना जानता था, वो आज मीडिया से बिल्कुल ही जो है अपनी आँखें चुरा रहा है? क्या कारण है? देखिए अभिषेक, बहुत सीधी सी बात है कि अगर कैग की रिपोर्ट को ही आप ले लीजिए, और अब एकदम पाक साफ थे, सारी चीजें थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की ही सारी कार्यप्रणाली की को ऑडिट करती है कैग, और यदि एकदम आप सही हैं तो फिर आपको विधानसभा के अंदर उस रिपोर्ट को रखनी चाहिए थी। ये एक सामान्य सी धारणा है और पब्लिक के अंदर भी होता है कि भाई ठीक है, एक ईमानदार आदमी है और उसको अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो सवाल ये है कि जब रिपोर्ट अपने 10 साल के शासन में वो पेश नहीं कर सके, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सदन में जाकर के रखी है, रिपोर्ट को रखी है, तो अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी के विधायक या खुद अरविंद केजरीवाल कैसे इस बात को डिफेंड कर पाएंगे। भाई आप यही कहते थे ना कि भाई सबसे कट्टर ईमानदार हूं, हर चीज का सर्टिफिकेशन आप खुद को देते थे, और सरकार में रहते हुए उस समय तो ठीक है, उस समय आप रिपोर्ट पेश करते थे, लेकिन तमाम पेशबंदी आप करते गए, और वो तो
दिल्ली हाई कोर्ट को जब दखल देना पड़ गया और उनको लग गया कि अब मामला हाथ से निकल जाएगा, तो रही सही करते हुए ठीक है, थोड़ी-थोड़ी दे दो, लेकिन उसमें भी लपना लगाते रहे। उसमें भी जब एलजी ने, आपको याद होगा कि 20 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी, भाई 20 दिसंबर को आप सेशन बुलाइए और सेशन बुला करके सीएजी की रिपोर्ट को पेश कर दीजिए। लेकिन ये है कि ये कहीं न कहीं ये था जो भाई इलेक्शन भी सिर पे चढ़ के आने वाला था, तो इनके मन के अंदर कोई भाव रहा होगा ना कि अगर रिपोर्ट आती है और कुछ उस तरह से नेगेटिव है तो फिर हमारे लिए और दिक्कत हो जाएगी, तो वो उसको नहीं, वो टालते तो गए। आप देखेंगे कि हाई कोर्ट में खुद जो है, जो दिल्ली सरकार के उस समय के मंत्री मतलब वकील जो रहे, जो अधिवक्ता थे, जो दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे थे और कहीं न कहीं वो आम आदमी पार्टी का भी पक्ष आप मान लीजिए, तो उन्होंने खुले तौर पर ये अदालत में जिरह की थी कि अगर ये रिपोर्ट इस समय पे पेश करने के लिए सत्र बुलाया जाता है, तो कहीं न कहीं इसका प्रभाव चुनाव पे पड़ेगा, तो इसलिए अभी अनुमति ना दी जाए। तो ये तो उन्होंने बचाव पक्ष में खुले तौर पे अपनी बात हाईकोर्ट के सामने कही थी ये बात और सही है। बीजेपी आप ये देखिए कि इसलिए कह रही हाँ, थी कि भई ये चीज़ जो है इतने सालों से दबाई गई है, तो उसे चुनाव से पहले क्यों ना जनता के सामने आने दिया जाए? जनता को भी तो अपना राय बनानी चाहिए जो सही तथ्यों के आधार पर राय हो। तो इसलिए जो है ये माँग बार-बार बीजेपी कर रही थी कि चुनाव से पहले विशेष सत्र बुला के जो है इन सीएजी रिपोर्ट को पेश किया जाए। देखिए 2 चीज़ है ना कि किसी भी घटना का 2 पक्ष है, एक तकनीकी कानूनी और एक उसका जो नैतिक पक्ष है। अब ये हो सकता है कि सपोज़ करिए कि किसी के ऊपर चार्ज लगा कि चोरी का लगा और वो चोरी किया भी। तो वो ये है कि अपने डिफेंड में उसको कहने का अधिकार तो है और वो जाकर के अदालत में अपनी बात रखेगा कि जी हम पाक साफ हैं, हमारे ऊपर जो चार्ज लगा गया है, वो जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ठीक है? लेकिन उसका नैतिक पक्ष भी तो एक बनता है कि जब आप ये कहते हैं, देखिए 2 चीज़ है कि आप एक सामान्य धारा के साथ ही चलते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तब पब्लिक भी ये सोचती है कि ठीक है, ये व्यक्ति भी उसी व्यवस्था के हिसाब से चल रहा है। लेकिन जब आप व्यवस्था बदलने की बात करना शुरू कर देते हैं, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन की बात करना शुरू कर देते हैं, आप ये सोचते हैं कि अभी तक की जो पूरी व्यवस्था है वो एकदम करप्ट थी, उसमें हम क्रांतिकारी परिवर्तन लाएँगे और क्रांतिकारी परिवर्तन अगर कैग की रिपोर्ट को खाली एक उदाहरण ही मान लिया जाए और उस कैग की रिपोर्ट को पेश करने में भी आपको 10 साल लग जाए और जब मामला उछले तो जाके अदालत में सफाई दीजिए कि भाई ये इलेक्शन जो से इम्पैक्ट करेगा जो है। तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति खुद ही ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है और वो यदि पेश करता है तो जनता के मन मिजाज में तो ये बात जाएगी कि देखो जी ये तो ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार आदमी है, इसके ऊपर थोड़ा-सा चार्ज लगा, उँगली उठी, तो उसने उस रिपोर्ट को पेश कर दिया। लेकिन जब आप देखिए, पेश ही नहीं कर जो पाए। आपने बात की तो मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ का तो उन्होंने भरसक प्रयास करा क्योंकि अपनी गिरफ्तारी हो को लेकर या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो या तमाम अन्य जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो नेता गिरफ्तार हुए, उनको सिम्पैथी में कन्वर्ट करने के लिए उनकी गिरफ्तारी को पूरा प्रयास किया गया। लेकिन आपको लगता नहीं कि जो सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई है, अब जो तथ्य सामने आए हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल और जो तमाम उनके कैबिनेट में मंत्री थे, वो कहीं न कहीं शायद एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कह लीजिए या सरकार चलाने को कह लीजिए, उसमें निपुण हो या ना हो लेकिन वो जो आर्टिस्ट हम कह सकते हैं या कलाकारी जो कह सकते हैं या नाटक करने वाली जो उनकी अदा रही हमेशा कि किस तरीके से जनता को बरगलाना है, कैसे उलझाए रखना है, सिर्फ़ ये दर्शाते हुए कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है और या फिर उनको रोका जा रहा है। उसमें वो ज़्यादा माहिर रहे, बजाय सरकार का जो काम उन्हें करना चाहिए था जनता के लिए, उससे ज़्यादा उन्होंने अभिनय करके दिखाया। अभिषेक, आपको याद होगा कि जब हम लोग पूरी हमारी फेडरल देश की टीम हम लोग ग्राउंड पे विधानसभा चुनाव के दौरान हम लोग कवर कर रहे थे, तो ज्यादातर पब्लिक में कुछ ऐसे भी लोग, अगर मान लीजिए कि 10 का भी हम लॉट बना करके रख लें, तो उसमें से 5-7 लोग ये कहा करते थे जो कि देखो ये व्यक्ति क्या है कि इमोशनली सबको फूल बनाया। मतलब सबसे ज्यादा अगर इमोशनली एक्सप्लॉइटेशन किसी पार्टी ने, किसी शख्स ने किया जो है तो अरविंद केजरीवाल है और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी है। तो आप सोचिए जो है कि धीरे-धीरे अब पब्लिक को ये समझ में आने लगा कि भाई ये ठीक है, इमोशन में अभी तक जो है हम बह गए, इमोशन में आ गए तमाम सारी चीज़, लेकिन है कि अब उससे टाइम निकलने का आ गया है। और सही बात है कि पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अगर आप देखें, तो सबसे ज़्यादा अगर इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन किसी दल ने किया है, तो उसमें आप आम आदमी पार्टी को कह सकते हैं। वैसे तो सारे राजनीतिक दल अपने मौके के हिसाब से और जिस तरह का वातावरण होता है उसके हिसाब से अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये है कि आम आदमी पार्टी ने हर समय, अरविंद केजरीवाल इकलौते एक शख्स हैं जो अपने बेटों तक की भी कसम खाने में पीछे नहीं हटे और वो हर अपने नियर एंड डियर की कसम खा लेते थे जब उनके ऊपर कोई आरोप लगता था। तो और वो सवाल है बेटा कि भी हर जगह के बन जाते थे, पहले दिल्ली का भी बने, फिर वो हरियाणा के भी बन गए।
हाँ, एकदम मतलब ये हरियाणा का तो इसलिए बन गया कि हरियाणा के तो बेटे वो हैं ही, तो हरियाणा का बेटा कहने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनको। लेकिन सवाल है कि जब जन आंदोलन वो कर रहे थे तो वो रहते थे गाजियाबाद में। तो चूँकि यूपी में इलेक्शन नहीं था तो नहीं तो वो यूपी के भी बेटे बन जाते। और यूपी में 2014 के इलेक्शन में वो अपना हश्र देख चुके थे और वो हश्र तब हुआ था जबकि पूरे देश में एक तरह का आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का एक अफेक्शन भी था और उनको लगा कि शायद हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो जब वो चीज नहीं आई तो कहने का अर्थ है कि मौके के हिसाब से केजरीवाल जो है अपने स्टैंड को बदलते गए, चेंज करते गए और एक यही वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे रहते हैं और खासतौर से प्रवेश वर्मा जब अगर उन पे निशाना साधते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रवेश वर्मा उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, तो नेचुरल सी बात है कि उनकी बातों में जो तंज होगा, उसकी जो धार होगी, वो औरों की अपेक्षा थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, जो कि एक विधानसभा में एक आप और आपके पास ललित वीडियो भी है, क्या आप वो दिखाएँगे जो तंज एक और जो है अभी हाँ, तो हमने वो सुनाया था, हाँ, एक और उसके अलावा ठीक है, उन्होंने तंज कसा है केजरीवाल पे, वो भी हम दर्शकों को एकदम सुनाना सुनिए, चाहेंगे। एकदम। दिल्ली पर नहीं था, सड़कों पर नहीं था, होर्डिंग पर चढ़ गया। होर्डिंग से सड़क पर नहीं उतरने का नाम ले रहा था कि सड़क पे उतर जाओ भाई, वो कह रहे नहीं होर्डिंग पे ठीक हो। 500 करोड़ रुपया होर्डिंग, 500 करोड़ रुपया विज्ञापन, 500 करोड़ रुपया चैनल, 500 करोड़ रुपया अखबार, नीचे नहीं आ रहा था। ये हमारी सरकार का संकल्प है कि उसको होर्डिंग से उतारकर सड़क पर लेके आएंगे, दिल्ली की सड़कों पर विकास दिखाई देगा। जब मैं केजरीवाल जी को देखता था और सोचता था, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को भी देखा, मैंने हमारे स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी को भी देखा, मैंने स्वर्गीय हमारी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को भी देखा। ये सारे नेताओं को देखने के बाद में जब मैं केजरीवाल जी को देखता था तो मुझे दो पंक्ति याद आती थी। क्षण भर का है जीवन क्यों इतना गुमान है, क्षण भर का है जीवन क्यों इतना गुमान है, ना लाया था कुछ ना ले जाएगा कुछ, किस बात का अभिमान है, क्या अभिमान था। आप आए थे दिल्ली की जनता की सेवा करने, सेवा करते, काम करते, दिल्ली के लोगों के सारे कोविड चल रहा था तो कोविड में कहीं नहीं जाना, दिल्ली के लोग मर रहे थे कहीं नहीं जाना, अपने शीश महल में बैठे रहना। ऐसे दिल्ली का अध्यक्ष जी विकास नहीं हो पाता। यहाँ पे आप ये भी गौर करें ललित कि किस तरीके से उन्होंने होर्डिंग से शुरू करा और फिर तंज भी कसा कि भई आप क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? यानी कि कहीं न कहीं वो उन्होंने कह भी दिया कि आप आम आदमी की भूमिका में आए। आपने एक शपथ ली और कसम खाई अपने बच्चों की, कि ना सरकारी बंगला लेंगे, ना सरकारी गाड़ी लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे। तमाम चीज़ के आपने वादे करे। दफ्तरों में एसी या घरों में एसी की आपने पहले ही शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगाए थे। और फिर काम पर ले गए कि आपने काम करना चाहिए था, आपने काम को छोड़ के सब कुछ करा। यहाँ से मुझे एक और बात याद आई कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री जो रहीं दिल्ली की 15 साल वो सरकार में रहीं, सत्ता में रहीं और आज भी इस चुनाव की बात करें तो सबसे ज़्यादा शीला दीक्षित को ही याद किया गया। उन्होंने एक काफ़ी अहम और काफ़ी बड़ी बात बोली थी कि जो भी सरकार सत्ता में हो, वो अपने जो वादे होते हैं, उनमें से 30% भी वादे या 30% भी काम करके दिखा दे, तो जनता फिर से उस सरकार को मौका दे देती है। तो हम ये समझते हैं कि शायद 10 साल में से हम जो आखिर के 5 साल आम आदमी पार्टी के हैं, वो मान लें, तो उस 5 साल में अरविंद केजरीवाल की जो पूरी की पूरी सरकार रही या उनकी आम आदमी पार्टी की जो सरकार रही, उसने यानी कि 30% भी काम नहीं करके दिया और यही वजह भी बनी कि जनता ने इस बार उनको नकार दिया। आप क्या कहेंगे? एकदम अभिषेक जब हम लोग वही फिर मैं कहना चाहूँगा कि जब हम लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे थे, तो शायद आपने देखा होगा कि किसी भी विधानसभा की सड़क जो है आपको ठीक नहीं मिली होगी, ठीक है? और पेरिफेरल रोड की स्थिति तो और खराब थी, आपने देखा। उसके साथ-साथ रिंग रोड अगर कहा जाए कि रिंग रोड एक दिल्ली की पूरी मतलब तस्वीर को बयाँ करती है, तो पूरे दिल्ली के रिंग रोड पे आप देखिए कि कितने बड़े-बड़े पॉट होल्स थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो कहने का अर्थ है कि जो बेसिक जो एमिनिटीज़ जिसकी भई रोड पे हर दिन हर सबको चलना है और उसके लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। साँस के लिए हवा जो है सबको ज़रूरी है, वो भी स्वच्छ हवा, जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया। यमुना
कि स्थिति वही है कि जो 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले जो थी वही स्थिति है। और यमुना को लेकर के आपने जब ये कहते हैं कि भाई 2020 में कहते हैं कि 5 साल दो और 5 साल में आचमन के लायक बना देंगे, और यमुना 5 साल बाद दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, तो वो तो साफ-साफ दिख रहा है। यह एक ऐसा वादा था जिसमें आपको याद होगा कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की, बहुत कम समय के लिए भाई 93 से 98, मतलब बीजेपी तो 5 साल ही शासन में रही। और उसके बाद जो है यमुना को लेकर के कोई भी दल यही कहा करते थे कि ठीक है कि यमुना सफाई हमारे एजेंडे में है और इसको हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो आकर के बोला कि नहीं, यमुना की तस्वीर को ही बदल देंगे, जो कूड़े का ढेर है उसको बदल देंगे, कूड़े की ढेर से जो दिल्ली की पहचान है उसको समाप्त कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, कूड़े का ढेर वैसे का ही वैसा, उसमें आग वैसे की ही वैसी, यमुना जो है दम तोड़ती हुई नजर आई। तो ये जो सारी चीजें हैं वो लगने लगा जो है कि एक व्यक्ति जो यही कहा करता था कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारा खजाना खाली नहीं है, हमारे पास खजाना संपन्न खजाना हमारा है, पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर लोगों को ये लगने लगा कि एक तरफ आप कमिटमेंट भी करते हैं, दूसरी तरफ आपके पास पैसों की कमी भी नहीं है, और तीसरी तरफ हकीकत यह है कि यमुना दम तोड़ रही है और कूड़े के ढेर आज भी एज इट इज वो मेंटेन्ड है, बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पे कि वो अपनी ही बातों में ट्रैप होते गए। भाई आप बड़े बड़े सपने दिखाइए और उन सपनों को दिखाने का एक रास्ता भी बताइए जो है कि ठीक है उस सपनों को हम पूरा कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर कैग की रिपोर्ट स्वास्थ्य सेवाओं पे उठा के देखिए कि जिसमें 4 से 5 हॉस्पिटल हैं जिनकी कॉस्ट इसलिए बढ़ गई कि वो समय पे पूरा नहीं हो पाया। हॉस्पिटल, मतलब आपको आश्चर्य होगा कि सरकारी हॉस्पिटल और 14 हॉस्पिटल ऐसे जिसमें आईसीयू की फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद कोविड के टाइम आप देख रहे हैं कि भाई जो बजट आता है उस बजट को ये मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार उसको ललित, यहाँ यूज पे नहीं जो कर कॉस्ट की पाती। बात आपने की, जो सीएजी रिपोर्ट में आया था, आपको अगर ध्यान हो तो जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और जिसमें घोटाले की जब बात की गई और बहुत आरोप लगाए गए शीला दीक्षित सरकार पर भी, तो अरविंद केजरीवाल उसमें सबसे अहम और काफी मुखर रहते थे शीला दीक्षित को टारगेट करने में, आरोप लगाने में। वो भी इस कॉस्ट को ही, यही यही चीज को वो बड़ा चढ़ाकर बोलते थे और इसको काफी बड़ा आरोप और घोटाले में वो बोलते थे, जिस रिपोर्ट से वो बचे। उसमें भी कई प्रोजेक्ट ऐसे थे, जब टेंडरिंग हुई थी तो उसका एस्टिमेट कम था, लेकिन जब टाइम बढ़ा और जब काम पूरा हुआ, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बढ़ने की वजह से उसकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसको अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पे जो है बहुत बड़ा घोटाला बोला और आरोप लगाए भ्रष्टाचार के शीला दीक्षित सरकार पे। और आप ये भी देखें कि किस तरीके से, अगर हम आम आदमी पार्टी पे करेंगे, इनकी जो आरोप लगाने की कल्पना शक्ति है उस पे आप गौर करेंगे तो इन चुनावों को ही देख लीजिए। यमुना सफाई को लेकर जब वो घिरते हुए नजर आए, या फिर खालिस्तान के साथ रिलेशन होने पे जब वो घिरते हुए नजर आए, तो उन्होंने अचानक से बिना कुछ सोचे समझे शायद ये आरोप लगा दिया कि भाई हरियाणा में जो है यमुना के पानी में जहर मिला दिया गया है। और इतना ही नहीं, आप ये लगाएं, जब वो भी उल्टा पड़ने लगा और उनको लगा कि शायद अपनी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उनको प्रवेश वर्मा से बहुत अच्छी फाइट मिल रही है और उनका जीतना जब उनको लगा कि डामाडोल है, तो उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि भाई सोने की चेन भी बांटी है प्रवेश वर्मा ने। आप ये सोचें कि सोने के आज का भाव मान लीजिए तो 80,000 से 85,000 रुपए के बीच में 10 ग्राम का रेट चल रहा है। तो आप कल्पना देखिए कि कितना उन्होंने, मतलब आप एस्टिमेट सोच सकते हैं, हमारी सोच से बाहर है कि कितनी चेन वो बांट देंगे और कितना एस्टिमेट हो जाएगा। लेकिन ये एकदम। आरोप लगाने में बिल्कुल नहीं झिझकते हैं। इसीलिए तो मतलब क्या है कि दिल्ली की जनता, देखिए क्या होता है कि आप किसी के ऊपर जब आरोप लगाते हैं तो उसमें कुछ तथ्य भी होना चाहिए। अगर आप गोल्ड की चेन और बांट दिए जो है तो फिर कोई भी इस बात को, मतलब ये गले के नीचे नहीं उतरेगी बात कि ऐसा हो सकता है। तो होता क्या है कि कभी कभी हवा हवाई बातें आप करिए, हवा हवाई आरोप आरोप लगाइए, तो उसका कोई रिएक्शन मतलब नजर नहीं आता है और आप वो नतीजों में भी देखेंगे जो है। यहाँ पे अभिषेक, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे फेडरल देश के एडिटर सौरभ कुमार गुप्ता जी ने भी एक ओपिनियन लिखा था जो है, और उसमें वो सारी चीजों का जिक्र किया कि किस तरीके से 10 साल का जो मौका मिला था जो है आम आदमी पार्टी को, और फुल थंपिंग मेजोरिटी, जिसमें किसी भी तरीके का कोई मतलब दिक्कत ही नहीं थी, कोई बात नहीं थी, कोई खतरा ही नहीं था कि उनकी सरकार अगर एक दो विधायक इधर का उधर हो जो है तो फिर उनके सरकार नहीं, की सरकार स्टेबिलिटी गिरने की की तो खतरा। बड़ी, सरकार गिरना तो खैर अलग ही बात हो गई, विपक्ष भी नहीं था। आप सोचिए, एक बार 3 और हाँ, एक बार नहीं 8 की वही संख्या में। कि विपक्ष विपक्ष था ही नहीं, मतलब ये कि इनके पास इतनी संख्या थी कि अगर 10-15 लोग भी इधर का उधर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो इतनी मेजॉरिटी के साथ इतनी उसके बाद जो है आप ये कह रहे थे कि हम ईमानदार हैं, कहीं मृत्ति मात्र जो है, तिल मात्र जो है बेईमानी नहीं होने देंगे, करप्शन नहीं होने देंगे। तो
वो सारी चीज जो मतलब उस लेख का लेवल हुआ यही था कि समय, उनके पास समय भी पर्याप्त था, मौका भी था, लेकिन समय और मौके को उन्होंने दिल्ली के हित के लिए काम नहीं किया, बल्कि मौका मिला जो है तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। अब देखिए दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का भी उठा के देखिए जो है कि जो जिक्र भी वो करते हैं कि मतलब कितनी बड़ी सी विडंबना है कि एक पॉलिसी को आप जो है बदल करके दूसरी पॉलिसी लाते हो, और दूसरी पॉलिसी पे जब सवाल उठता है तो उसको स्क्रैप भी कर देते हो, उस पॉलिसी को आप स्क्रैप भी कर देते वहीं से हो। आप समझिए कि मतलब कहीं न कहीं वहीं से जो है आम आदमी पार्टी घेरती चली गई। जब उन्होंने खुद उस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया, तो इससे एक जो मैसेज है पब्लिक के बीच में वो ये भी गया कि कहीं न कहीं गलत रहे आम आदमी पार्टी की वो पॉलिसी, तभी उन्होंने उसको वापस ले लिया, स्क्रैप कर दिया। खुद वो उस चीज़ में फँसते चले गए और फिर वो ऐसा खुद फँसे कि वो न केवल जेल गए बल्कि अब हार भी गए हैं। और खुद आप ये सोचिए कि उन्होंने ये तक कहा चुनाव के दौरान, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था कि जनता मुझे जिताएगी तो मैं ईमानदार माना जाऊँगा और जो मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, वो जनता की अदालत खारिज कर देगी। अब वो हार गए हैं तो कहीं न कहीं वो आरोप मुझे नहीं लगता कि खारिज किए हैं जनता ने। और शायद ये एक वजह भी हो सकती है कि खुद जो है अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे जिस दिन भी वो मीडिया के सामने आते हैं और सवाल-जवाब होते हैं, तो ये सवाल सबसे अहम रहेगा अरविंद केजरीवाल से पूछा जाना कि अब वो क्या अपने आप को गुनहगार मानेंगे? क्योंकि वो जनता की अदालत में हार चुके हैं। तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। और इसके अलावा ये भी है कि उनसे ये सवाल तो किए ही जाएँगे कि जो दिल्ली में काम होने थे, क्योंकि जनता ने इस बार ये भी सोचा कि कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल ने चाहे वो 2013 की 49 दिन की सरकार हो या फिर 2015 से लेकर और 2025 तक की जो उनकी सरकार 10 सालों की चली, उसमें उन्होंने दिल्ली को पायदान की तरह इस्तेमाल करा और अपना जो गोल है, वो हमेशा उस गोल को बढ़ाते चले गए। और अपना उन्होंने लक्ष्य शायद प्रधानमंत्री का रखा हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल को खुद को इंडिविजुअली देखेंगे तो 2015 से 20 के बीच में जो सरकार चली थी, वो दिल्ली में बहुत ही लास्ट में जाके एक्टिव हुए। उससे पहले उन्होंने भारत भ्रमण किया और भारत भ्रमण करने के दौरान जहाँ-जहाँ नेशनल पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो करी। 2020 में भी आप देखेंगे कि दिल्ली में सरकार चलाने से ज़्यादा वो इंडिया अलायंस को गठन करना हो या जो भी आप कहेंगे, और जो प्रदेश हैं, उनमें ज़्यादा एक्टिव वो रहे। दिल्ली में जो काम होना चाहिए था, अगर केजरीवाल एक्टिव होते तो शायद यहाँ पे काम और ज़्यादा बेहतर होते। अभिषेक, हमारे एडिटर सौरभ कुमार गुप्ता ने जो लेख लिखा था कि वैकल्पिक मतलब आम आदमी पार्टी की हार का संदेश आप ऐसे समझो कि वैकल्पिक राजनीति का अंत जो है, आप सोचिए जो है कि वो केवल एक व्यक्ति की हार नहीं है, एक पार्टी की हार नहीं है। 2025 में आम आदमी पार्टी का हारना एक व्यक्ति की हार नहीं है, एक पार्टी की हार नहीं है, बल्कि एक विचार की हार हो गई। भाई 2010 से जब आपने एक मूवमेंट शुरू कर दिया, जंतर मंतर से लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान को खचाखच भर दिया लोगों में, मतलब आपको याद होगा, वो दृश्य याद होगा, लोगों को लगता था कि शायद कोई एक छड़ी आ गई है, जादुई छड़ी आ गई है एक व्यक्ति के पास, और वो पूरे देश की समस्या को खत्म कर देगा, जो भ्रष्टाचार का मर्ज है उसको खत्म कर देगा। तो मतलब है कि एक वैकल्पिक राजनीति वो लाए कि भाई जितनी सिस्टम में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनसे हम अलहदा हैं, उनसे अलग होने वाले हैं, और आप आपकी जो भी सफरिंग आप लोगों की रही है आज तक की, वो सारी सफरिंग्स दूर हो जाएंगी। लेकिन ये है कि पूरे 10 साल में, 10 साल के बाद जो अब नतीजा आया है, तो नतीजों ने एक संदेश दिया जो है कि भाई अब कोई वैकल्पिक राजनीति पे शायद भरोसा भी ना करे। भाई सबको याद आएंगे कि एक व्यक्ति तो कहा करता था ना कि मैं एकदम पूरी व्यवस्था को पूरी तरीके से बदल दूंगा, लेकिन हुआ क्या? उसके ऊपर दाग पर दाग, दाग पर दाग, दाग पर दाग लगते गए। और सबसे बड़ी चीज है कि आम आदमी पार्टी की सरकार भी केवल एक व्यक्ति पे दाग लगा हो, एक मंत्री पे दाग लगा हो, एक विधायक पे दाग लगा हो, तो फिर अलग बात है। न जाने कितने टेंटेड मिनिस्टर्स हुए, न जाने कितने टेंटेड उसमें आपके एमएलएज हुए, कार्यकर्ता हुए। तो कहने करते कि एक ऐसी पार्टी जो व्यवस्था बदलने की ही बात किया करती थी, और उस पे ये तमाम सारे दाग लगने शुरू हो जाए, तो निश्चित तौर पे जनता को भी ये बात समझ में आई कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक ऐसा दल है जो बात कुछ और करता है, और मतलब जुबान पे बात कुछ और है और एक्शन में कुछ और नजर आता है। और वो जुबान और एक्शन में जो नजर आया, उसका नतीजा ही आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को 22 सीटों से संतोष करना पड़ा।
तो ललित अब हम जो है दर्शकों से इजाज़त लेते हैं और अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार अब सत्ता में आ चुकी है और डे 1 से ही वो कहीं न कहीं ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है बीजेपी सरकार कि वो इस 5 साल में बहुत सारे कामों को करने के लिए आई है और जनता से जुड़े जो काम हैं, उन्हीं को पूरा करना सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी इस सरकार की। और कहीं न कहीं जब वो ये बात करते हैं तो साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के पिछले 10 सालों के कार्यकाल का भी ज़िक्र ज़रूर करते हैं। जनता को शायद ये महसूस कराने के लिए कि वो जो गलत चयन कर चुके थे, उसी का जो है उनको खामियाज़ा भी भुगतना पड़ा है इन 10 सालों में। जो दिल्ली की जो दशा है, ख़ास तौर पे सड़क की हम बात करेंगे या और कई अन्य महत्वपूर्ण जो काम रहे, जिनकी शिकायत इस बार जनता ने मीडिया के सामने भी रखी और शायद उन्हीं सब शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी से ज़्यादा वोट जो है भाजपा को दिया है। तो अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में जो ये राजनीति है दिल्ली की, वो किस ओर बढ़ेगी और जो अरविंद केजरीवाल हैं, वो जब कभी भी मीडिया के सामने और जनता के सामने या जनता के बीच में पहुँचते हैं, तो क्या रुख वो अपनाएँगे? ये सारी चीज़ों पे हमें देखना होगा और उसके लिए इंतज़ार करना होगा। फेडरल देश की टीम के तरफ से सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार।